नमस्कार साथियों, मैं हूं रतनलाल शास्त्री ज्योतिषाचार्य। संस्कृत व्याकरण ज्ञान गंगा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले कई वीडियो में हमने माहेश्वर सूत्रों, व्याकरण वर्णमाला, संस्कृत व्याकरण की व्युत्पत्ति आदि अनेक विषयों पर चर्चा की। आज का हमारा विषय है वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, वर्णों का उच्चारण स्थान। सबसे पहले हम देखेंगे उच्चारण स्थान कहते किसे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। परिभाषा इसकी पहले संस्कृत में लिखूंगा, तत्पश्चात उसका हिंदी अनुवाद करूंगा आपको। वर्णानाम उच्चारण समये, वर्णानाम उच्चारण समय, वर्णानाम उच्चारण समये, वर्णानाम उच्चारण समये जिह्वा मुखस्य, जिह्वा मुखस्य यानि कानि अंगानि स्पर्शं करोति, यानि कानि अंगानि यानि कानि अंगानि स्पर्शं करोति, स्पर्शं करोति तदुच्चारण स्थानम, तदुच्चारण स्थानम इति कथ्यते, इति कथ्यते। उन्हें देखेंगे एक बार। वर्णानाम उच्चारण समये, वर्णानाम उच्चारण समये जिह्वा मुखस्य यानि कानि अंगानि स्पर्शं करोति तत् उच्चारण स्थानम इति कथ्यते। अर्थात वर्णानाम वर्णों के उच्चारण समय, उच्चारण के समय में जिह्वा जीव, मुखस्य मुख के, यानि कानि जिन जिन अंगानि अंगों को स्पर्शम करोति स्पर्श करती है, तत् उसे उच्चारण स्थानम इति कथ्यते, उसे उच्चारण स्थान कहा जाता है। मतलब वर्णों के उच्चारण के समय जो जीवा आपकी है वो मुख के अनेक अंगों को स्पर्श करती है। मुख में 7 अंग होते हैं मुख्य रूप से। मुख के अंतर्गत 7 स्थान होते हैं, 7 अंग होते हैं। अब उन 7 स्थानों को जब जीवा स्पर्श करती है, जिस अंग के उच्चारण में जीवा ने जिस अंग को स्पर्श किया वही उच्चारण स्थान कहलाया। अब उच्चारण स्थान के भेद संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में उच्चारण स्थान, संस्कृत, इसको मैं यदि आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हैं इसको। वर्णों के उच्चारण के समय अर्थार्थ में लिख सकते हैं आप इसको। अर्थार्थ, अर्थार्थ वर्णों के उच्चारण के समय, वर्णों के उच्चारण के समय, वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा मुख के, जिह्वा मुख के जिन जिन अंगों को स्पर्श करती है, वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा मुख के जिन जिन अंगों को स्पर्श करती है, मुख के जिन जिन अंगों को स्पर्श करती है, जिन जिन अंगों को स्पर्श करती है, जिन जिन अंगों को स्पर्श करती है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं, उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा मुख के जिन जिन अंगों को स्पर्श करती है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में
संस्कृत व्याकरण में उच्चारण स्थान 7 होते हैं। उच्चारण स्थानानि सप्त सन्ति। उच्चारण स्थान कितने होते हैं जी? 7 होते हैं। संस्कृत व्याकरण में उच्चारण स्थान 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? पहला आपका है अकु विसर्जनिया नाम कंठ है। दूसरा आपका है इचुए सा नाम तालु। दूसरा उच्चारण स्थान आपका तालु है। ऋटुरसा नाम मूर्धा। तीसरा उच्चारण स्थान आपका मूर्धा है। धृतुलसा नाम दंता। चौथा उच्चारण स्थान आपका दंता होता है। उपूर्वमानिया नाम औष्ठौ। और पांचवा उच्चारण स्थान आपका औष्ठौ होता है। यमंगणना नाम नासिका। और छठा उच्चारण स्थान आपका नासिका होता है। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। और सातवां जो उच्चारण स्थान आपका जिह्वा मूलम है। तो ध्यान दें, संस्कृत व्याकरणानुसार उच्चारण स्थान नम संति। संस्कृत व्याकरण के अनुसार संस्कृत व्याकरण में उच्चारण स्थानम भवन्ति। उच्चारण स्थान होते हैं 5 सप्त 8 9 सप्त कति सप्त भवन्ति। 7 होते हैं। उच्चारण स्थान 7 होते हैं। पहला आपका कंठ है। दूसरा तालु है। ये पहला कंठ है। दूसरा आपका तालु कौन सा? मुख का जो आपका ऊपरी जबड़ा 2 है, ऊपरी और नीचे। ऊपर का मुख, नीचे का मुख। जो ऊपर का मुख है उसके आपकी दांतों के ऊपर के जो दांत है उसके तुरंत नीचे ये वाला जो भाग आपका तालु है। तालु से थोड़ा सा आगे चलो, ऊपरी मुख के मध्य में बीच में ये मूर्धा हुआ। मुंह अर्धा आधा मुंह। दंता ये दंता है। ओष्ठौ ये दोनों ओठ हैं। नासिका ये नासिका है। जीवा मूलम और ये जीवा मूलम। इस प्रकार ये 7 उच्चारण स्थान। विशेष में परंतु ध्यान रहे, परंतु पाणिनीय शिक्षा में उरस का अर्थ है उर या हृदय। परंतु पाणिनीय शिक्षा में उरस का अर्थ है उर अर्थात हृदय को भी। परंतु पाणिनीय शिक्षा में उर अर्थात हृदय को भी उच्चारण स्थान मानने के कारण उच्चारण स्थान 8 होते हैं। उच्चारण स्थान 8 होते हैं। ध्यान रहे, मूल संस्कृत व्याकरण में उच्चारण स्थान 7 होते हैं, लेकिन पाणिनीय शिक्षा में उरस अर्थात हृदय को भी उच्चारण स्थान मानने के कारण पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थान 8 माने गए। अब इसके बाद में हम क्रमशः इन 8 उच्चारण स्थानों का यहाँ परिचय आपको प्रदान करेंगे। प्रथम आपका उच्चारण स्थान है कंठ है। कंठ आपका उच्चारण स्थान है। इसका सूत्र आपको बताया, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। पहला आपका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। पहला उच्चारण स्थान आपका कंठ है। इसका सूत्र है अकु है विसर्जनीय नाम। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। यह ध्यान देंगे कि विशेष यहाँ बिंदु थोड़ा सा यहाँ नोट करेंगे। आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। यहाँ विशेष में एक बिंदु नोट करेंगे। यहाँ क्या है विशेष? उच्चारण स्थान के सभी सूत्रों में
उच्चारण स्थान के सभी सूत्रों में, उच्चारण स्थान के सभी सूत्रों में ह्रस्व स्वर के साथ, ह्रस्व स्वर के साथ, ह्रस्व स्वर के साथ दीर्घ स्वर का भी, दीर्घ स्वर को भी शामिल किया जाता है। 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 विशेष में ध्यान देंगे आप, उच्चारण स्थान के सभी सूत्रों में, सभी सूत्रों में, उच्चारण स्थान के सभी सूत्रों में, उच्चारण स्थान के सभी सूत्रों में, उच्चारण स्थान के सभी सूत्रों में ह्रस्व स्वर के बाद, उच्चारण स्थान के सभी सूत्रों में ह्रस्व स्वरों में, सभी सूत्रों में ह्रस्व स्वर में, सभी सूत्रों में, उच्चारण स्थान के सभी सूत्रों में ह्रस्व स्वर में दीर्घ स्वर को शामिल किया जाता है। आप यदि यह सूत्र पढ़ रहे हैं, आपको विसर्जनीय नाम कंठ है, तो देखो ए कैसा स्वर है? ह्रस्व स्वर है। कैसा स्वर है? ह्रस्व स्वर है। तो आपका चाहे कंठ का सूत्र हो, चाहे इचु ऐसा नाम तालुका हो, चाहे ऋतु रसानाम मूर्धा का सूत्र हो, कोई भी सूत्र में आपको यदि ह्रस्व स्वर मिलता है तो ह्रस्व स्वर में दीर्घ स्वर को भी शामिल किया जाता है। या दीर्घ स्वर को भी शामिल करेंगे आप ह्रस्व के साथ में। ए ह्रस्व तो है ही, लेकिन ए का दीर्घ को भी यहाँ शामिल करेंगे। प्रत्येक उच्चारण स्थान के सूत्र में ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो ए आ कु का मतलब होता है यहाँ कै वर्ग। कु बराबर क्या होता है यहाँ? कै वर्ग। कु का अर्थ क्या होता है? कै वर्ग। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको कि देखो कु से बनता आपका कै वर्ग, कु से बनता आपका कै वर्ग, चू से बनता आपका चै वर्ग, टू से बनता आपका कै वर्ग, तू से बनता आपका तै वर्ग, और पू से बनता आपका तै वर्ग। ध्यान दे, कु से आपका बनता है कै वर्ग, चू से आपका बनता है चै वर्ग, टू से आपका बनता है टै वर्ग, तू से बनता आपका तै वर्ग, और पू से बनता आपका पै वर्ग बनता है। अब इतना सा ध्यान दें आप, मूल रूप से जो ये कु चू टू तू पू है, ये मूल रूप से इस प्रकार से थे, अनुनासिक थे। ये कू चू टू तू पू इस प्रकार अनुनासिक थे। अब मैंने इनको पिछले वर्णों में एक कै वर्ग को, चै वर्ग को, टै वर्ग को, तै वर्ग को, पै वर्ग को उदित वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदित वर्ण। इनको उदित वर्ण भी कहते हैं। इनको उदित वर्ण या वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। इनको उदित वर्ण या वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। इनको उदित वर्ण या वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। उदित वर्ण क्यों कहा? क्योंकि कु के ऊ की इत संज्ञा हुई। देखो यहाँ कै धन ऊ अंतिम ऊ अनुनासिक है, और एक सूत्र लगता है इसमें, मैंने आपको बताया उपदेशे अजनुनासिक इत, ये सूत्र लगता है। उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत, इस सूत्र का आपका पूरा विस्तार से अध्यापन, इसका अध्ययन हम आगे के संज्ञा प्रकरण नामक वीडियो में करेंगे। ठीक है। उपदेश अवस्था में अंतिम जो अनुनासिक स्वर है उसकी इत संज्ञा हो जाती है, और जिसकी इत संज्ञा हो गई, जिस वर्ण की इत संज्ञा हो गई, उस वर्ण का लोप हो जाएगा। इसी कह के ऊ की क्या हो गई जी? इत संज्ञा। और जिसकी इत संज्ञा हो गई उसका क्या हो गया जी? लोप हो गया। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, मानो किसी का नाम चोर हो गया, तो चोर पढ़ते ही उस व्यक्ति को पुलिस है वो गिरफ्तार कर लेगी आपकी। तो उसी प्रकार से कु के ऊ का लोप, ऊ की इत संज्ञा हुई, इत संज्ञा होने से इसका क्या हो गया? लोप। तो देखो मैंने एक बताया था आपको कि संस्कृत में वर्णों को बोलने की विशेष शैली है। क्या है जी? जैसे आप स्वर को बोलेंगे अत, मैंने कहा अत, तो अत का तात्पर्य क्या होता है? ए। कहा आत, आत का तात्पर्य क्या होता है जी? आ। कहा एत, तो एत का तात्पर्य क्या होता है जी? ए। तो यहाँ ध्यान देखेंगे आप,
ये कह रहा है कह के ऊ का लोप हुआ, और यह कह रहा कह के इत संज्ञा का लोप हुआ। कह के ऊ का लोप होने से ये केवल क्या बचा यहाँ, कै ही बचा। क्या बचा यहाँ, कै बचा। अब कै बचने से अब देखो ये कह रहा है अत का ए उदित उत धन इत, ये उदित की संधि विच्छेद है। उदित उदित का हमने सब उदित वर्ण क्यों कहते हैं वो बता रहा हूँ मैं यहाँ। इनको उदित वर्ण क्यों कहते हैं, उत धन इत। तो क्या कहा, अत को ए को अत कहेंगे, आ को आत कहेंगे, ए को एत कहेंगे, और उत का मतलब क्या हुआ, फिर उत का मतलब आपका हुआ ऊ। उत का मतलब क्या हुआ आपका, ऊ हुआ। तो यहाँ ऊ है, उत का मतलब क्या है, ऊ। ऊ वर्ण की क्या संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञा। और जब ऊ वर्ण की इत संज्ञा हो गई तो ये इत जिसकी संज्ञा हो गई उसका क्या हो जाएगा, लोप। इसका मतलब ऊ का ये क्या हो जाएगा, लोप, और क्या शेष रहेगा, कै। इसलिए इनको उदित वर्ण भी कहते हैं। तो कु का मतलब कै वर्ग, चू का मतलब चै वर्ग, टू का अर्थ है टै वर्ग, तू का अर्थ है तै वर्ग, और कु का अर्थ है तै वर्ग। छोटा लघु कु लघु चू, ये ध्यान रखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं ये उसी सूत्र पर। कंठ है आपका जो प्रथम उच्चारण स्थान है, इसका सूत्र है अकु है विसर्जनीय नाम, कंठ है। ये कह रहा है कि ए आ, मैंने बताया आपको विशेष रूप से कि जहाँ ऋस्व स्वर है वहाँ दीर्घ स्वर भी आपको छिपा हुआ मिलेगा। ए आ, कु का अर्थ है कैवरग। अब ये क्या रहा जी, है और विसर्जनीय नाम, विसर्जन विसर्जन। ये कह रहा है, यह एक विशेष में ध्यान देंगे, विसर्ग को संस्कृत में विसर्जन भी कहते हैं। विसर्ग को संस्कृत में विसर्जन भी कहते हैं। विसर्ग को संस्कृत में विसर्जन भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि आपके विसर्ग का दूसरा नाम है, और वे क्या है, विसर्जन। विसर्ग का दूसरा नाम क्या है जी आपका, विसर्जन। विसर्ग का दूसरा नाम है जिसको क्या कहते हैं, विसर्जन कहते हैं। अब जैसे आपको देखो विसर्जन की षष्ठी विभक्ति, विसर्जन शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या होगा, विसर्जनीय नाम। विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय कहते हैं, विसर्जनीय भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विसर्जनीय, ये मानो आप, है ना। विसर्ग को विसर्जनीय भी कहते हैं। विसर्ग को क्या कहते हैं, विसर्जनीय। तो ये क्या हो गया, विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम। जैसे राम शब्द की षष्ठी बहुवचन आपकी क्या होती है, राम शब्द है, इसकी षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या होता है आपका, रामाणाम। क्या हुआ जी, रामाणाम। तो विसर्जनीय आपका शब्द कौन सा है, विसर्जनीय। आपका शब्द है विसर्जनीय, तो आकारांत शब्द है ये, इसके अंत में ए आ रहा है, और राम के अंत में भी क्या आता है, ए आ रहा है। तो राम की षष्ठी जब रामाणाम होती है तो विसर्जनीय की षष्ठी क्या होगी, विसर्जनीय नाम। विसर्जनीय नाम। ये कह रहा है कि ए आ कु अर्थात कैवरग है, और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है जी, कंठ होता है। इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ जी, कंठ हुआ। इसका भावार्थ लिख लेंगे, अर्थार्थ, अर्थार्थ में लिख लेंगे आप, ए आ, भावार्थ में लिख लेंगे, ए आ कैवर्ग, ए आ कैवर्ग, कै ख ग घ न, कैवर्ग है, तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान, तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान, तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है जी आपका, कंठ होता है। ध्यान दे विद्यार्थियों, ए आ कैवर्ग,
कै वर्ग में आपके आते हैं कै, कै, गै, गै, ngै है तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है जी? कंठ होता है। तथा कंठ से उच्चारित वर्णों को कंठे कहते हैं। तथा कंठ से उच्चारित वर्णों को कंठ से उच्चारित वर्णों को कंठे कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कंठे कहते हैं। कंठ से जो आपके उच्चारित वर्ण उनको क्या कहते हैं? कंठे कहते हैं। ध्यान दें, अनेक प्रकार से इनसे प्रश्न बन सकते हैं। कोई भी एक वर्ण आ गया है, वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, है वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, क्या है जी? कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, तो क्या हो गया? कंठ हो गया। कंठ से उच्चारित वर्ण वर्णमस्ति, कंठ से उच्चारित वर्ण है, क्या आ गया? च आ गया, ट आ गया, त आ गया, तो क्या हो जाएगा जी आपका? क्या? इनसे बनने वाले अनेक प्रश्नों की जो प्रश्नमाला का वीडियो आपको अलग से प्रदान किया जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा जो उच्चारण स्थान है वो आपका तालु। दूसरा जो उच्चारण स्थान आपका है जी वो क्या है जी? तालु है। तालु, ये क्या है जी? इसका सूत्र इचुए सानाम तालु, इचुए सानाम, इचुए सानाम, इचुए सानाम तालु। इसका सूत्र है जी आपका इचुए सानाम तालु। ये कह रहा है आपका, ये ध्यान देंगे ई, अभी मैंने बताया वहाँ उच्चारण स्थान के सभी सूत्रों में ह्रस्व स्वर में दीर्घ स्वर को शामिल किया जाता है। तो ई लघु हुआ और साथ में क्या हुआ जी? दीर्घ भी हुआ। तो ई चू का तात्पर्य क्या हुआ जी? यहाँ चू का तात्पर्य हुआ च वर्ग। चू का तात्पर्य क्या हुआ? च वर्ग। और इसके बाद में ये और शय, ध्यान रहे ये वाला जो स है आपका वो तालव्य से कहलाएगा। 3 प्रकार के स हैं आपके, ध्यान देंगे। इचुए सानाम तालु, ई चू का तात्पर्य च वर्ग, ये का तात्पर्य ये, और शय नाम का अर्थ है का, नाम का अर्थ है का। उच्चारण स्थान क्या होता है जी आपका? तालु होता है। क्या होता है? तालु हो सकता है, होता है। अर्थात ई च वर्ग, ई च वर्ग, च वर्ग में आपका आ जाएगा च, छ, जय, जय, ये। ई च वर्ग, ये अंतस्थ व्यंजनों में आने वाला जो यह है और उसमें व्यंजनों में आने वाला स सलजम वाला स आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं। श नाम अर्थात का, ये और स का, और स का, और स का उच्चारण स्थान तालु होता है। उच्चारण स्थान क्या होता है जी? तालु होता है। ये अगर आपका ई च वर्ग, च, छ, ज, झ, ये और स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। इनमें से कोई भी आ सकता है कि ये वर्णस्य उच्चारण स्थान अस्ति, ये वर्ण का उच्चारण स्थान है। तालु, मूर्धा, कंठ, दंता, तो क्या हो जाएगा जी? तालु। तथा इसी के साथ दूसरा प्रश्न बनता है, तथा तालु से उच्चारित वर्णों को, तथा तालु से उच्चारित वर्णों को, तालु से उच्चारित वर्णों को, तालु से उच्चारित वर्णों को तालव्य कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तालव्य। तालु से जो उच्चारित वर्ण है उन्हें क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। तालव्य कहते हैं। प्रश्न बन जाएगा, तालव्य वर्णमस्ति ई, ए, ओ, आई, औ, क्या हो जाएगा? ई, तालव्य वर्ण। इसके बाद में तीसरा आपका उच्चारण स्थान है मूर्धा। तीसरा उच्चारण स्थान क्या है जी आपका?
मूर्धा है। पहला आपका उच्चारण स्थान कंठ है, दूसरा तालु है और तीसरा मूर्धा है। तीसरा उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। तीसरा उच्चारण स्थान आपका मूर्धा। इसका सूत्र है ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा। ये क्या कहता है आपका? देखेंगे ध्यान से, ऋतु रसानाम मूर्धा। ये अगर आपका री, ये री है जी, है ना, ध्यान देंगे। ऋतु रसानाम मूर्धा, ये री आपका लघु है तो दीर्घ का भी यहाँ समावेश किया जाएगा। देखो री, हाँ लघु, पहले लघु री फिर दीर्घ री। री टू का तात्पर्य है या टैवर्ग। टू का तात्पर्य यहाँ क्या है जी? टैवर्ग। अब टू 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 बराबर टैवर्ग, टू बराबर है टैवर्ग। टू का अर्थ है यार टैवर्ग। रै का मतलब रै, अंतस्थ व्यंजनों में जो रै आता आपका वो शय और शय, शय षटकोण वाला शय जो आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं, इसे मूर्धन्य शय कहते हैं, इसे तालव्य शय कहते हैं। ध्यान देना इस चीज का, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अणाम, अणाम का अर्थ है का। उच्चारण स्थान क्या होता है जी? आपका मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा होता है। अर्थात री टै वर्ग। टै वर्ग में आपका क्या क्या आ जाएगा जी? टै, ठै, डै, ढै, अणे, रै और शय का उच्चारण स्थान, और शय का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। क्या बताया आपको? री टैवर्ग, टै ठै डै ढै रै और शय का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। तथा मूर्धा से उच्चारित वर्णों को क्या कहते हैं जी? मूर्धन्य। प्रश्न बन सकता है, री वर्णमस्ति मूर्धन्य तालव्ये दंतव्ये कंठे, क्या है जी? मूर्धन्य है। तथा मूर्धा से उच्चारित वर्णों को, तथा मूर्धा से उच्चारित वर्णों को, तथा मूर्धा से उच्चारित वर्णों को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है, या मूर्धन्य कहा जाता है, सीधा से लिख सकते हैं। मूर्धा से उच्चारित वर्णों को क्या कहा जाता है जी? मूर्धन्य कहा जाता है। अब ध्यान देना, आपके से तीन आएंगे, देखो तीनों से का यह विवेचन स्पष्ट किया जाएगा आपको। तीन प्रकार के से आपके, तीन से हैं। देखो ये पहला से आपका हुआ, ये से वाला से, इस से को तालव्य से कहते हैं। कौन सा से कहते हैं? तालव्य से। तालव्य से। और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। और ये दूसरा जो से षटकोण वाला से आपका, इस से को क्या कहते हैं जी? ये मूर्धन्य से है। ये कैसा से है आपका? मूर्धन्य से है। और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है जी? मूर्धा होता है। अब तीसरा जो आपका पढ़ेंगे से, ये वाला दंते से है। कौन सा से जी? दंते। और इसका उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा जी? दंता हो जाएगा। तीसरा मूर्धा पढ़ा हमने। चौथा उच्चारण आपका, पहला था आपका कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। दूसरा इच्वेसा नाम तालो हो, दूसरा तालु था। तीसरा ऋतु रसनाम मूर्धा, तीसरा मूर्धा है। और चौथा है दंता है। आपका जो चौथा उच्चारण स्थान वो कौन सा है जी? दंता है। इसका सूत्र है ऋतुलसानाम दंता। इसका सूत्र है ऋतुलसानाम दंता। ऋतुलसानाम दंता। ध्यान देंगे आप इसको।
लिरी, लिरी का दीर्घ नहीं होता है। ह्रस्व स्वर के साथ में दीर्घ को शामिल किया जाता है, लेकिन लिर का दीर्घ नहीं होता है। तो लिरी तू, तू बराबर क्या होता है जी आपका तय वर्ग होता है। फिर आपका क्या है जी ल अंतस्थ व्यंजन, फिर उसके बाद आता है उसमें व्यंजन स। तो ये वाला स क्या कह जाएगा आपका दंता से उच्चारित होने के कारण दंते कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये दंते कहलाएगा, आपका दंते कहलाएगा। दंता से उच्चारित होने के कारण दंते कहलाएगा। श नाम, नाम का अर्थ है का, द्रि तैवर्ग ल और स का उच्चारण स्थान क्या होता है जी आपका दंता होता है। कभी भी देखना ल बोलो आप, आपकी जीवा है वो दांतों से स्पर्श करेगी। आप तय वर्ग बोलो तय थ, तो आपकी जीवा दांतों से टकराएगी। ये एक मनोवैज्ञानिक भाषा है, ये मनोवैज्ञानिक प्रयोग से ऐसा सिद्ध हुआ है। अर्थात अर्थात लिरी तय वर्ग, अर्थात लिरी तय वर्ग। ध्यान रहे लिरी का दीर्घ नहीं होता है। तय वर्ग में आपका तय थ द ध न ल और स का, जिसे स सलेट वाला स छोटी कक्षाओं में आप पढ़ते हैं, इसे दंते स कहते हैं। और स का उच्चारण स्थान, और स का उच्चारण स्थान दंताहा होता है। क्या होता है जी आपका दंताहा होता है, का उच्चारण स्थान आपका दंताहा होता है, दंताहा होता है। तथा दंता से उच्चारित वर्णों को, तथा दंता से उच्चारित वर्णों को दंते कहते हैं। तथा तथा दंता से उच्चारित वर्णों को, दंता से उच्चारित वर्णों को, दंता से उच्चारित वर्णों को दंते कहते हैं। क्या कहते हैं जी आपका दंते कहते हैं। दंता से जो उच्चारित वर्णों को क्या कहेंगे जी दंते कहेंगे। इनसे प्रश्न बन सकते हैं। कोई भी एक वर्ण दिया, पूछा इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, तालु, कंठ, मूर्धा, दंता, ऐसे दे दें। और एक वर्ण दे दिया जैसे थ वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति, दंता, तालु, कंठ, मूर्धा, इस प्रकार से। या न दंते वर्णम अस्ति, न र श ट ठ ड, तो क्या हो जाएगा न। इसके बाद में आपका पांचवा जो उच्चारण स्थान है उपूर्वधमानिया नाम ओष्ठव, ओष्ठव पांचवा आपका उच्चारण स्थान आपका ओष्ठव। पांचवा उच्चारण स्थान क्या है जी आपका ओष्ठव है। और ओष्ठव का सूत्र है औष्ठव, इसका सूत्र है उपूर्वधमानिया नाम ओष्ठव, उपूर्वधमानिया नाम ओष्ठव, उपूर्वधमानिया नाम ओष्ठव। पांचवा जो आपका सूत्र है वो ओष्ठव है, उपूर्वधमानिया नाम ओष्ठव। अब देखेंगे आप ध्यान से, यहाँ उ ह्रस्व स्वर है। अब देखेंगे उच्चारण के समय सभी सूत्रों में ह्रस्व में क्या किसका शामिल करेंगे, दीर्घ का। दीर्घ का तो दीर्घ होता ही नहीं है। एक बार इसकी संधि विच्छेद कर लेंगे आप। देखो मैं क्या करूँगा उ पू, और फिर इसमें उ एक और, क्योंकि छोटा और छोटा उ दोनों मिलकर क्या होते हैं दीर्घ। दीर्घ सवर्ण दीर्घ संधि का आप ये सूत्र है, अकय सवर्ण दीर्घ है। अर्थात ए ई उ री के बाद में इससे भिन्न कोई भी स्वर आता है और इसके समान ही कोई भी स्वर आता है तो उसका दीर्घ हो जाएगा। तो देखो ऊ के बाद में ऊ आ गया, तो देखो ऊ और ऊ दोनों मिलकर दीर्घ संधि के अनुसार क्या होता है दीर्घ। तो दीर्घ ऊ हुआ कि नहीं, देखो पू बड़ा हो गया। तो देखो इसकी संधि विच्छेद हुई, ऊ पू धने उपदमानीय, ऊ पू धने उपदमानिया नाम, ऊ पू धने उपदमानिया नाम ओष्ठौ, ऐसे लिख देते हैं। इस सूत्र को हम दोबारा समझने के लिए। अब एक उपू उसी तरह चलो, ऊ का मतलब लघु है तो इसमें दीर्घ भी आएगा, लघु है तो दीर्घ। पू का मतलब क्या होता है जी, पू का मतलब होता है पै वर्ग, पू का मतलब क्या होता है पै वर्ग। और उपदमानिया नाम उपदमानीय वर्णों का। और ये क्या है जी
उपधमानीय वर्ण, उपधमानीय वर्ण जो आपके पिछले वीडियो में बता दिए थे मैंने, उपधमानीय वर्ण। यदि प और फ से पहले, यदि प और फ से पहले ऐसा अर्ध विसर्ग सदृश को चिन्ह आता है तो इन दोनों वर्णों को क्या कहते हैं? उपधमानीय वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? उपधमानीय वर्ण कहते हैं। और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है जी? ओष्ठव होता है। क्या होता है जी? ओष्ठव होता है। ध्यान रहे आप। उ प वर्ग तथा उपधमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा जी? ओष्ठव होगा। ओष्ठव क्यों लिखा जी? ओष्ठ पुल्लिंग राम शब्द की रूप चलते हैं इसके। ओष्ठ है, राम है, रामऊ, दो राम, ओष्ठऊ, ओष्ठ है, ओष्ठऊ, दो ओठ है, इसलिए। अर्थात अर्थात उ प वर्ग तथा उपधमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है जी? ओष्ठव होता है। अर्थात उ प वर्ग, प वर्ग में आपका प, फ, ब, भ, मैं और उपधमानीय और उपधमानीय वर्णों का और उपधमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठव होता है। क्या होता है जी आपका? ओष्ठव होता है। उ प वर्ग तथा उपधमानीय वर्णों का उच्चारण क्या होता है जी? ओष्ठव होता है। और ओष्ठव से उच्चारित वर्णों को ओष्ठे कहते हैं तथा ओष्ठव से उच्चारित वर्णों को क्या कहा जाता है जी? ओष्ठे कहा जाता है। तथा ओष्ठव से उच्चारित वर्णों को तथा ओष्ठव से उच्चारित वर्णों को ओष्ठव से उच्चारित वर्णों को औष्ठ्य कहा जाता है। औष्ठ्य कहा जाता है तथा ओष्ठव से उच्चारित वर्णों को क्या कहा जाता है जी? ओष्ठ्य कहा जाता है। कोई भी आ जाएगा, ये आ जाएगा। जैसे यहाँ एक प्रश्न बन गया, मानो वर्णस्य उच्चारण स्थानमस्ति, वर्णस्य उच्चारण स्थानमस्ति, उच्चारण स्थानमस्ति। उपधमानीय प वर्ण का उच्चारण स्थान है, कै में आ जाएगा कंठ है, तालु, ओष्ठव, मूर्धा। क्या हो जाएगा आपका? ओष्ठव हो जाएगा। अब इसके बाद में छठा आपका है उच्चारण स्थान, वो है नासिका। छठा उच्चारण स्थान आपका कौन सा है जी? नासिका है। और नासिका का सूत्र है यमंगणना नाम नासिका चेती। यमंगणना नाम, यमंगणना, यमंगण नाम, यमंगणनाम, यमंगणना नाम 1 2 3 4 5, यमंगणना नाम नासिका चेती। यमंगणना नाम नासिका चेती। ये सूत्र कह रहा है आपका कि देखो ये पंचम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण है। य, मैं, ग, अण और न का उच्चारण स्थान क्या होता है जी? नासिका होता है। क्या होता है? नासिका होता है। कहने का मतलब है प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है जी? नासिका होता है। अर्थात य, मैं, ग, अण और न का उच्चारण स्थान, और न का उच्चारण स्थान क्या होता है जी आपका? नासिका होता है। क्या होता है? नासिका होता है।
अर्थात वर्ग के प्रत्येक पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान, इसको दूसरी भाषा में ऐसा भी लिख सकते हैं, अर्थात वर्ग के प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अर्थात दूसरा इसमें लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं इसमें प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान, प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका होता है। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है जी? आपका नासिका होता है। तथा नासिका से उच्चारित वर्णों को क्या कहा जाता है? नासिक्य कहा जाता है। तथा नासिका से उच्चारित वर्णों को नासिक्य कहा जाता है। तथा नासिका से जो उच्चारित वर्ण हैं उनको नासिक्य कहा जाता है। तथा नासिका से उच्चारित वर्णों को, तथा नासिका से उच्चारित वर्णों को, नासिका से उच्चारित वर्णों को नासिक्य कहा जाता है। नासिका से उच्चारित वर्णों को नासिक्य कहा जाता है। तथा नासिका से उच्चारित वर्ण को क्या कहा जाता है जी? नासिक्य वर्ण कहा जाता है। इसके बाद में आपका सातवां और अंतिम उच्चारण स्थान है जिह्वा मूलम। कौन सा है जी? जिह्वा मूलम। इसका सूत्र है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। इसका सूत्र आपका जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। ये कहता है कि जिह्वा मूल्य वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? जिह्वा मूल होता है। अब जिह्वा मूल्य वर्ण कौन से हैं जी? आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया। जिह्वा मूल्य वर्ण, उपधमान्य वर्ण तो वे होते हैं जिनमें पै और फै से पहले अर्ध विसर्ग आ जाए तो उपधमान्य कहलाते हैं, और जिनमें कै और ख से पहले यदि मान लो अर्ध विसर्ग आ जाता है, ऐसा चिन्ह आ जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको जिह्वा मूल्य वर्ण। ये कौन से वर्ण है आपके? जिह्वा मूल्य वर्ण। तो ये कह रहा है आपका जिह्वा मूल्य से, जिह्वा मूल्य वर्णों का उच्चारण स्थान, यही लिख देता हूं इसका अर्थार्थ में, अर्थार्थ